Hello guys, welcome to the Educational Rangers where there is no range of learning. Guys, today we are going to learn a very important chapter of class 10th, that is reflection and refraction of light. Okay, so without wasting our time, let us start the chapter. Students, there are many important parts of physics. Okay, for example, mechanics, thermodynamics, nuclear physics. Okay, and from these part, optics is also a very important part. Okay, and in this chapter we are going to learn about optics. The question comes that what optics is. Optics क्या होता है? तो ऑप्टिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. तो ऑप्टिक्स के प्यारे बच्चों क्या होता है? जिसमें हम लोग लाइट के नेचर और उनके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं. अब ये जो ऑप्टिक्स है वो जनरली दो तरीके का होता है. इसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स. ओके, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग इस क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसको हम लोग रे डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं. आगे चल कर के लाइट को हम लोग एक वेव मान करके स्टडी किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग क्लास 12th और हायर स्टडी में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में. ओके, हमारा क्लास 10th पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ है. ओके, ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था. अब आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम लोग लाइट के डेफिनेशन के बारे में. ओके, तो लाइट इज जनरली डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. तो लाइट एनर्जी का एक रूप है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देखते हैं, या फिर लाइट एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है. ओके प्यारे बच्चों, लेकिन अगर हम लोग साइंस में लाइट को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो लाइट को क्या कहेंगे? ओके, तो लाइट इज जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, विच कैन बी परसीव बाय द ह्यूमन आई. तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो हमारी इंसान की आंखें उसे देख सकती हैं. ओके, और उसका जो वेवलेंथ है वो जनरली 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होता है. प्यारे बच्चों, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये एक डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज है और गामा रेज भी हैं, इंफ्रारेड रेज है, रडार वेव्स हैं और टेलीविज़न वेव है. इन अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रे के बीच में 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ का एक रे ऑफ लाइट है जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं. क्या कहते हैं? विजिबल लाइट कहते हैं. तो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि एक ऐसा वेव जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, उसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं. ओके, और इस विजिबल लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. ओके, जिसको आप लोग याद करते हैं कैसे? विबग्योर. ओके, वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और रेड का मतलब रेड. ओके, तो ये डिफरेंट 7 कलर्स जो है वो हमारे विजिबल लाइट में इंक्लूड होते हैं. ओके प्यारे बच्चों, अब अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो लाइट की स्पीड जो है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, और स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करें, स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू 332 मीटर
पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जब थंडर और लाइटनिंग होता है या फिर आप क्रैकर्स पटाखे वगैरह जलाते हो, तो सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप सबसे पहले लाइट ऑब्जर्व करते हो या फिर साउंड को? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि हम लोग सबसे पहले लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद साउंड को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो साउंड के स्पीड से कई गुना ज़्यादा होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 332 से 3 × 10⁸ बहुत बड़ा स्पीड है। इसीलिए हम लोग ड्यूरिंग द थंडर एंड लाइटनिंग वी ऑब्जर्व लाइट एट फर्स्ट एंड देन द साउंड। Okay, now let us move on to the next topic. Students, अब बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली लाइट किस नेचर का होता है? क्या लाइट पार्टिकल्स है या फिर लाइट एक वेव है? तो इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें से न्यूटन की थ्योरी बहुत ही फेमस है, Newton theory of light. Let us see what Newton has said. Newton said that light is made up of tiny particles, and when these particles strike to our retina of our eye, then we see that object. Okay? न्यूटन ने कहा कि लाइट क्या है? एक टाइनी पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स जब हमारे रेटिना से टकराते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो सारे लाइट के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए इनका जो थ्योरी था वो फेलियर हो गया। ओके, उसके बाद आता है हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हाइजेंस सेड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, एंड व्हेन दीज वेव स्ट्राइक इनटू आवर आईज वी सी द ऑब्जेक्ट। हाइजेंस ने क्या कहा कि लाइट एक वेव है, और ये वेव जब हमारी आंखों से टकराती हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन बच्चों, इनकी भी थ्योरी सारे नेचुरल फिनोमिना को नहीं एक्सप्लेन कर सकता था, इसलिए इनकी थ्योरी भी बाद में चल करके फेल हो गई। ओके, अब जो मौजूदा समय में जिस थ्योरी को हम लोग मानते हैं या फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, according to this theory light is not completely a particles, not completely a wave. Okay, light is partially a wave and partially a particles. ओके, ये थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट ना तो कम्प्लीटली पार्टिकल्स है और ना ही कम्प्लीटली वेव है। लाइट पार्शली पार्टिकल्स भी है और पार्शली वेव भी है। अब इस थ्योरी से हम बहुत सारे लाइट के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में सक्षम हैं। तो हम इन थ्योरी से एक बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। दैट मीन्स दैट लाइट इज पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। अब आइए बच्चों जानते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो लाइट से आपके जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सोर्सेस ऑफ लाइट की। ओके, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज सन। ऐसा माना जाता है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट कौन है? सन है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो सोर्सेस हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ लाइट, दैट इज ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेस विच एमिट्स लाइट्स ऑफ देयर ऑन। ल्यूमिनस सोर्सेस और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे सोर्सेस को कहते हैं जो अपनी खुद की रोशनी को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, फॉर एग्जाम्पल स्टार। तो जो सन है, स्टार है, ये अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। ओके, तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग ल्यूमिनस कहेंगे। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट आर दोज सोर्सेस which does not emits lights of their
ऑन। नॉन ल्यूमिनस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो अपनी खुद की रोशनी को रिलीज नहीं करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस डस्टर। ओके, इस डस्टर का खुद के पास तो लाइट नहीं है, इस पे सन की लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, तब इसको हम देखते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की रोशनी ना हो, ओके, और वो अपनी रोशनी नहीं रिलीज करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं मीडियम ऑफ लाइट के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। Transparent medium are those medium from light passes out completely. Okay, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिससे लाइट पूरी तरीके से पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एयर, ओके, ग्लास, जो ग्लास होता है उससे लाइट पूरी तरीके से पास हो जाता है। ओके, एयर में भी लाइट पूरी तरीके से पास होगा। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम are those medium from which light passes out partially. ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट पार्शली पास होगा, मतलब लाइट जो है वो पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा पास होगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपका ऑयली पेपर, जो ऑयली पेपर होता है देखते हो बच्चों, उससे लाइट पास होता है। ओके, तो ऑयली पेपर हो गया आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम। आप बोल सकते हो कलर्ड बॉटल, जो रंगीन बॉटल होते हैं उससे लाइट पास तो होता है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम आर दोज मीडियम फ्रॉम विच लाइट डज नॉट पासेस आउट। ओपेक मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिससे लाइट पास ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लैक बोर्ड, ओके, इस ब्लैक बोर्ड से लाइट पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो चेयर नहीं हो सकता है, टेबल नहीं हो सकता है। तो ऐसे मीडियम जिससे लाइट पास नहीं होगा उसको हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, सपोज प्लेन मिरर, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला आता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्यारे बच्चों, सपोज ये आपका एक प्लेन मिरर है। ओके, इस प्लेन मिरर पे आपने किसी सोर्स से लाइट को सेंड किया। ओके, तो जो लाइट आप सेंड करते हो इसको आप लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और ये लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस आएगा उसी मीडियम में, और जो लाइट वापस आता है इस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, जिसमें लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चला है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सपोज ये आपका प्लेन मिरर है। ओके, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये आपका पॉलिश सरफेस बताता है, और ये जो प्लेन लाइन है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सपोज मिरर ऐसे रखा हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है। ओके, अब जो लाइट किसी सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जाता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके, और टकराने के बाद जो उस सरफेस से लाइट रेज बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे टकराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है जो हमेशा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, उस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ओके, तो द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. At the point of incidence, a imaginary line is drawn which is perpendicular to the reflecting surface is called normal, and the ray of light which is coming from the reflecting surface is called reflected ray. Okay, अब प्यारे बच्चों,
इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, the angle which is formed between normal and incident ray. Okay, and the angle which is formed between normal and reflected ray is called angle of reflection, is called angle of reflection. Okay, प्यारे बच्चों देखो आप लोग यहाँ एक गलती करते हैं कभी कभी कुछ बच्चे, इंसिडेंट रे और ये सरफेस के बीच में एंगल बना देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। हमेशा क्या याद रखना है, आपको एंगल नॉर्मल से मेज़र करना है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल होगा और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। आइए अब हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। स्टूडेंट्स अब हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, तो सबसे पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल आई है वो हमेशा और हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एंगल आई 30 है तो एंगल आर कितना होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। ओके, सेकेंड लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, सेकेंड लॉ स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इनटू द सेम प्लेन। तो ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमेशा और हमेशा एक ही प्लेन में मौजूद होंगे। ये प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सरफेस, हमेशा वो एक सरफेस में मौजूद रहेंगे। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे सपोज ये आपका रजिस्टर है, ये आपका